बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ऐलान कि हफ्ते के रोज़ यानी परसों वो KPK और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब की तरफ से भी ऐलान किया गया कि 8 बजे परसों कौम से खिताब में ये ऐलान किया जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से। अभी भी PDM में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बात पर यकीन नहीं है और स्पेशली जो बयानात आ रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के और मोनस इलाही साहब के, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई शक या शुबा अभी भी मौजूद है। ऐसा क्यों है? दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स आए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो असम्बली में भी नहीं जा रहे लेकिन तनख्वाहें अलबत्ता ज़रूर ले रहे हैं। आज उस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने कुछ वजाहत दी है। ज़रा वो दिखा दीजिए कि वो क्या वजाहत उन्होंने दी है और ख़ास तौर से ये भी बताया है कि हमने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब को इसी हवाले से ख़त भी लिखा है। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ PTI स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें और अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। ये फैसला हुआ है और उस फैसले पर खान साहब ने कहा कि उसका ऐलान कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी की गई हुकूमत की तरफ से और कहा गया कि PTI के अरकान जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत यह है कि हमें अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको जरा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये फॉरेन ट्रिप्स जो है हमारे पैसों से हो रहे हो, हमें भी ना मिल रही हो और पता लगे कि ये है। ये बयान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs का कि उनको तनख्वाहें नहीं मिली और जाहिर है वो कहते हैं कि हमने तो इस्तीफे पहले ही दे दिए थे और हम अब स्पीकर साहब के पास तमाम लोग जाके इज्तिमाई इस्तीफे जो हैं उनकी तस्दीक चाहते हैं और हमारे इस्तीफे जो हैं वो कबूल किए जाएं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब ये ऐलान किया गया कि परसों असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, ऐलान हो जाएगा तारीख का कि कब की जाती हैं, वहीं पर यह भी बयान दिया जा रहा है कि अगर PDM मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है तो उनके पास सिर्फ यही 2 दिन हैं। तो क्या मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं, इस पे भी बात करेंगे। और तीसरा ये कि ट्रायल कोर्ट जो है उसमें तोशा खाना केस की जो इमरान खान साहब से के हवाले से है, उनकी नाहली के मुतालिक है, उसमें उसको काबिल समाअत करार देते हुए 9 जनवरी को इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का भी कह दिया है। इमरान खान साहब जो कि पहले ही कई बार इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनको इसका यकीन है या इल्म है कि हुकूमत उनको नाअहल कराना चाहती है अगले इंतखाबात से पहले। तो क्या ये ट्रायल कोर्ट की तरफ से केस उसी जानिब जाएगा? बात करते हैं आज इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे। हमारे साथ मौजूद हैं शाह फरमान साहब, फॉर्मर गवर्नर हैं KPK के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सिंध। और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, आपके तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो ये बताइएगा कि परसों कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख बता देंगे खान साहब 8 बजे कौम से खिताब में। आपको लगता है कि ये वाकई असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं? और जैसे खान साहब कह रहे हैं कि इसके बाद 70% मुल्क में इंतखाबात होंगे, हम इंतखाबात में जा रहे हैं KPK और पंजाब में, या फिर कहीं ना कहीं हुकूमत को थोड़ा सा डरावा दिया है कि भाई आप 2 दिन हैं आपके पास, आप वाकई कामयाब कर लें मुज़ाकरात और उससे पहले आपको लगता है कि जो आरिफ अलवी साहब की कोशिशें हैं वो रंग ले आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, देखिए, सियासतदानों की तो अपनी राय है। ये माजी में दुश्मन एक दूसरे को धरती का नासूर या गद्दार या सिरे महल के ताने देने वाले इकट्ठे होते रहते हैं या एक दूसरे को डाकू कहने वाले। बात यह है कि क्या मुल्क में कानून की हुक्मरानी है कि नहीं है? बादी उल नज़र में इमरान खान साहब अभी तक तो 100% असम्बलियाँ तहलील करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा यकीनन 26 नवंबर को उन्होंने रावलपिंडी में इसका ऐलान किया था। उसके बाद इसहाक डार साहब, मेरी इतला है 5 से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं, वो कह रहे हैं 3 हुई हैं, लेकिन मेरी इतला, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, आपकी तरह सुपरस्टार एंकर नहीं हूँ,
5 मुलाकातें हुई हैं। अगर बीच में कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो फिर इसहाक डार साहब के बाद आरिफ अलवी साहब से अब अयाज सादक साहब मोहतरम और आदम नजीर तारड़ साहब उनसे लतीफ़ा सुनने तो नहीं गए होंगे, या इस उम्र में कोई दाढ़ का मसला भी हो सकता है, दांतों का, क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब मोहतरम सब सुना है कि डेंटिस्ट है बड़े अच्छे, अगर दांत निकलवाने गया तो वो मुझे नहीं पता। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है मौजूदा इकॉनमी की जो सूरत हाल है, सियासी हालात पे ही मुशावरत हुई होगी। कहा यह जा रहा है कि बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, टाइम पे होने हैं। अब ये दरमियान का रास्ता निकाला जा रहा है, 2-3 महीने आप पीछे हो जाएं, 2-3 महीने आप आगे हो जाएं। आपको याद होगा माजी में यही स्वाय पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और सारी जमातें कहती थी ये असम्बलियाँ ढोंग है, फ्रॉड है, धांधली है। 25 जुलाई 2018 वाला इलेक्शन, इसमें बैठना गुनाह है और इस्तीफे देने का ऐलान कर चुके थे। अगर भाई आप समझते थे कि उस वक्त ये असम्बलियाँ जाली हैं, फ्रॉड है, धांधली से हुआ, खलाई मुल्क ने इलेक्शन कराए हैं, तो आज चले जाए वहां पे। हाँ, फैसला हुकूमत ने करना है, एहतजाज करना हक है, कोई भी आईनी तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन परवेज लाई को अगर उधर से मुझे नहीं पता आपके उधर क्या है, पिंडिया या इस्लामाबाद है, इशारा आ गया तो बहुत मुश्किल है रुके। अदरवाइज उन्होंने सियासी अगर फ्यूचर देखना है तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें इमरान खान के कहने पर असम्बलियाँ तहलील करनी होंगी। मार्च का उन्होंने कहा था, मार्च का इमरान खान ने टोटली रिफ्यूज कर दिया और शेख रशीद साहब भी अब से कुछ देर पहले खान साहब को मिले हैं, तो मोनस लाई की हद तक तो असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो माशी सूरत हाल है, मेरा ख्याल है सियासतदानों को बैठना चाहिए और बैठ के हल निकालना चाहिए। आपका मुल्क बहुत ज्यादा नहीं डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये माने या ना माने चलें, लेकिन ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब जो कि वजीर आला पंजाब हैं, जिनके पास ये इख्तियार है, आप जहां से इशारों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो कर देंगे उनकी मर्जी के बगैर? देखिए, आज से महीना पहले जो हालात थे ना, वो नहीं रहे। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, बीइंग एक छोटा सा जर्नलिस्ट होने के नाते। 3 रोज कबल हुकूमत के कुछ लोगों की आपके इर्द गिर्द जुड़वा शहर में मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा मुझसे पहले प्यार मेरे महबूब ना मांग, ये मेरी इतला है, मैं इस पे कायम हूं। जो माजी में सपोर्ट थी अब वो उतनी नहीं है, उसमें कमी बेशी कितनी हुई है ये मैं गारंटी दे रहा हूं। उन्होंने कहा मुझसे पहला ऐसा प्यार मेरे महबूब ना मांग। अब उसके बाद फिर मेरी इतला के मुताबिक अयाज सादक और आदम नजीर तारड़ साहब को सदर साहब के पास भेजा गया। ठीक है। सईद गनी साहब, अभी तक की जो इत्तलात हैं, ऑब्वियसली खान साहब जैसे भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि 100% वो असम्बलियाँ तहलील करने का परसों ऐलान जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो कोशिशें हैं, आपको लगता है कि मना लेंगे आप खान साहब को कि वो तहलील ना करें? कहीं पर दरमियानी रास्ता निकल आएगा, 3-4 महीने कहीं पर कि जी मे बी रमज़ान के बाद इंतखाबात कराने पे आप लोग मान जाएं? और अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो जैसे वो कह रहे हैं कि 70% पाकिस्तान जो इलेक्शन में चला जाएगा, तो आप लोग फिर भरपूर अंदाज में इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? मैं आपको थोड़ा सा याद कर रहा हूँ कि जब इमरान खान ने ये ऐलान किया था ना, तो उन्होंने जो अल्फाज अदा किए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमने फैसला कर लिया है कि हम तमाम असम्बलियों से निकल रहे हैं। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब असम्बलियों से निकलने की बात करते हैं तो इस्तीफे देने की बात करते हैं, असम्बली डिसॉल्व करने की बात उन्होंने शायद उस वक्त नहीं की थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ठीक है वो एक पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन आईनी तौर पर असम्बली को डिसॉल्व करने का जो इख्तियार है वो चीफ मिनिस्टर के पास है और किसी पार्टी के सरबराह के पास नहीं है। अगर वो चाहेंगे तब भी उनको कहना पड़ेगा महमूद खान साहब को, और कहना पड़ेगा उनको परवेज इलाही को कि वो ये फैसला करें कि ये असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है। अच्छा, उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि हम अपने मेंबर्स के पार्लिमानी पार्टी में जा रहे हैं और मशावरत करेंगे, ये करेंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि उस वक्त जो उन्होंने ऐलान किया था वो बगैर मशावरत के कर दिया था और उसके बाद उन्होंने मशावरती अमल शुरू किया। अब आपके टीवी चैनल्स भी बता रहे हैं कि जी मशावरती जो अमल हुआ उसमें इनके अपने कई लोगों का ये ख्याल है कि जी हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए। अच्छा, इससे हट के अभी आपने शुरू में क्लिप चलाया है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ये फरमा रहे थे कि जी हम खत लिखने लगे हैं स्पीकर को। मैं आपको याद कराऊं कि जब इन्होंने ये इस्तीफे दे दिए थे तो स्पीकर कौमी असम्बली ने कुछ अर्से बाद इनके कुछ मेंबर्स को नोटिस इशू किए और उनको कहा कि आप आएँ
और आकर वेरीफाई करें कि ये इस्तीफे आपके हैं कि नहीं। ये उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो अपने आप को मुतमईन करें कि इस्तीफा जो है दबाव के बगैर दिया गया है। तो इनमें से कोई एक मेंबर भी आने को जो है वो तैयार नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ मेंबर्स के इस्तीफे जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए। तो आपको याद है कि ये सब चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इलेक्शंस रुकवाने के लिए कि जी हमने तो इस्तीफे दिए ही नहीं है, वो तुम्हारा सिर्फ एक पॉलिटिकल एक वो गिमिक था, वो हमने किया था और हमने ये खुद जाके कहा है उन्होंने कोर्ट के अंदर, ये सारे रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। और आज ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो इस्तीफे के लिए खत लिख रहे हैं। तो आसान सा तरीका है, अपने हाथ से खत लिखें, जाके स्पीकर के सामने देकर आ जाए कि जी हमारा ये इस्तीफा एक्सेप्ट कर लीजिए। स्पीकर के पास कोई रास्ता नहीं होगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम हमारे इस्तीफे जो हैं वो कबूल करें और हम लोग सारे जो हैं वो तस्दीक कराने के लिए जाने को तैयार हैं। सादिया, इज्तिमाई इस्तीफों की बात किसी कानून में कहीं पर भी नहीं है। हर मेंबर को अपना इस्तीफा अलग से देना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि इनको फर्दन जाना पड़ेगा स्पीकर साहब के पास? जी जाना पड़ेगा। दूसरी जो मैं गुजारिश करूं, मेरा अपना ख्याल ये है, आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर जो सूरत देख रहा हूं उस पर मेरा ये ख्याल है। मैं ये समझता हूं कि शायद असम्बलियां डिसॉल्व नहीं होंगी, नहीं होंगी। बाकी अब देखें क्या होता है। ओके, चलें, आपको लगता है कि असम्बलियां डिसॉल्व नहीं, ठीक है। ये फिर आप वही वाली बात करें कि जहां पे जिनके पास इख्तियार है, यानी वजीर आला के पास इख्तियार है, आपको लगता है कि वही शायद इस चीज़ के लिए ना माने। मूविंग ऑन, शाह फरमान साहब, ऑब्वियसली पंजाब अकेली असम्बली नहीं है जिसकी तहलील की बात कर रहे हैं, केपी के असम्बली की भी तहलील होनी, उसको भी तहलील किया जाना है। लेकिन आपके खुद जो केपी की हुकूमत के लोग हैं वो इस चीज़ से एक मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। आपकी जो तर्जुमान है केपी के हुकूमत के, उनका ये बयान आया है कि हमारे बहुत सारे अरकान नहीं चाहते कि ये असम्बली तहलील हो क्योंकि यहाँ हमारी हुकूमत है, और पहले पंजाब असम्बली तहलील करें, उसके बाद केपीके की असम्बली तहलील की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया बीबी, सबसे पहले तो जब हमने नए इलेक्शंस की डिमांड की तो पीडीएम की तरफ से ये बात की गई कि जनाब आपके पास असम्बलीज हैं, उनको डिज़ाल्व करें और इलेक्शन का शौक पूरा करें। मैं पॉलिटिकली स्पीकिंग में ये बता दूं कि हमेशा अगर कोई हुकूमत मिड टर्म इलेक्शन भी कराना चाहती है तो इसलिए कि जब उनका पीक होता है तो वो अपने टेन्योर को रिन्यू करने के लिए, ये बाय इलेक्शन नहीं है, ये असम्बलीज जब आएंगी तो ये 5 साल के लिए आएंगी। तो जब 5 साल के लिए ये असम्बलीज आएंगी तो इस वक्त जो पीटीआई का ग्राफ है, इस वक्त जो पीटीआई की पोजीशन है, तो हम समझते हैं, पार्टी का ये ख्याल है और कि जो हमने बाय इलेक्शंस पंजाब के अंदर किए, जो नेशनल असम्बली के बाय इलेक्शंस में, तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि अगर ये जनरल इलेक्शन नहीं कराना चाहते, लेकिन अगर हमारे पंजाब और केपी के असम्बली का टेन्योर रिन्यू हो जाए और नंबर्स भी बढ़ जाएं तो ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज है। तो लिहाजा हम इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बड़े क्लियर है। और ये सब और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जब मशावरत होती है तो ओपिनियन आते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट ओपिनियन आते हैं, लेकिन फाइनली एक फोरम होता है, एक लीडर होता है जो उनके पास जो है वो फैसले का हक होता है और वो फैसला। तो अगर इस वक्त पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन हो तो इंशाल्लाह हमारी 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा लोग आएंगे दोनों असम्बलीज के अंदर। और इसका जब अगर ये अभी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है तो जब भी ये इलेक्शन के लिए तैयार होंगे या जो टेन्योर पूरा भी हो जाएगा तो उसके बाद जब हमारा इलेक्शन होगा तो 5 साल के लिए हमारी असम्बलीज बैठी होंगी। तो मैं पीडीएम को क्लियर कट बता दूं कि इनको पता होना चाहिए कि फिर इलेक्शन में लोग किस तरह वोट डालेंगे और पीटीआई को क्या फायदा होगा। सईद गनी साहब ने बात की कि उसको इलेक्शन होता नजर नहीं आता, कानून सामने है, आईन सामने है, चीफ मिनिस्टर अगर डिसॉल्व हो सकता है, तहलील होती उनको नजर नहीं आती, तहलील होगी। दोनों चीफ मिनिस्टर अगर भेज दे और डिसॉल्व करना चाहें, वो कौन सी बात है या कौन सा राज है, कौन सा कानून है जो सईद गनी साहब को पता है कि ये नहीं होना या इलेक्शन नहीं होना। असम्बली, हम तो आईन की तरफ देखते हैं और जब आईन की तरफ देखते हैं तो अपने चीफ मिनिस्टर्स की तरफ देखते हैं। अच्छा। और उनके साथ जो बात हुई तो परवेज इलाही का भी राय आपके सामने है और महमूद खान, वो तो हम तो 100% क्लियर है। इसके अलावा एक और बात है, आज शाह महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की
कि जनाब ये बता दें कि ये जो 11 इस्तीफा इन्होंने मंजूर कराई हैं 11 लोगों की, क्या ये खुद गए थे स्पीकर के पास? इसके अलावा कि मैं समझता हूं कि लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे होने चाहिए, स्पीकर के पास जाना चाहिए, स्पीकर के पास जाएंगे, अपने हैंड राइटिंग से लिखना चाहिए, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि जो हल्के इनको कमजोर शाह फरमान साहब, बात आपकी सही है, लेकिन उस वक्त से एक मिनट, मैं सिर्फ इस बात मैं सिर्फ 11 लोगों के ही क्यों हुए वो एक सवाल है, बट आपके लोगों मतलब के पास क्या उन्होंने ये जो सईद गनी साहब बात कर रहे हैं, स्पीकर के पास चले जाते, अपने इस्तीफे कबूल करवा लेते, वो नहीं हुए। कल जब जज के ये रिमार्क्स आए कि भाई ये तनख्वाहें ले रहे हैं, तो आज उन्होंने कहा हमने स्पीकर से टाइम मांग लिया, खत लिख दिया है। सो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली डिले आप लोगों के अपने अराकीन की तरफ से हुआ इस चीज में। लेकिन मैं मूविंग ऑन, इसी पे आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको एक मिनट देखो, ये बता देना, ये बता दें। जी देखिए, नहीं मैं सिर्फ एक बात को, सिर्फ वो हल्के जो इनको पीटीआई के कमजोर लगे, क्या उन्होंने वो रिक्वायरमेंट पूरी की थी? क्या वो स्पीकर के सामने आए थे? क्या उन्होंने इज्तिमाई तौर पर जो दिए थे उसके अलावा कुछ और किया है? क्या अपने हैंड राइटिंग में दिया है? नहीं। लेकिन उनको चूंकि ये कमजोर लगे थे कि ये पीडीएम जीत जाएगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल मर्दान का हल्का है, वहां पर पीडीएम का 2018 में टोटल वोट था 1,32,000, वहां पर पीटीआई के कैंडिडेट अली मोहम्मद जीते थे 58,000 से। तो इनका ये ख्याल था कि ये 58,000 इनके हैं, अब उधर हम 58 से 78 पर पहुंच गए, ये एक 132 से 68 पे आ गए, 84,000 वोट का फर्क पड़ा है। तो पीडीएम को अपनी तस्वीर नजर आती है जो है कि हकीकत क्या है, लेकिन आईन और कानून को देखकर उसके बरखिलाफ। ठीक है, आपको लगता है कि भाई इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है कि इन्होंने इलेक्शंस में जाना ही नहीं है, इस वजह से, इस डर से, इस खदशे से कि भाई ये हार जाएंगे। मुझे अब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि फौरी इलेक्शंस इसलिए भी मुमकिन नहीं है, जैसे इसहाक डार ने प्रेसिडेंट को कन्वे भी किया कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व्स आप देख लें कि वो बिल्कुल गिर गए हैं, मईशत की बहुत बुरी हालत है। दूसरी तरफ खान साहब के पास ये दलील है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और उसके लिए आपको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये इलेक्शन 70% पाकिस्तान में, जैसे वो कह रहे हैं, इलेक्शंस करा देने से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखें सादिया, पाकिस्तान की सियासत में प्रेडिक्शन करना फ्यूचर की नामुमकिन है। बड़ी बदकिस्मती है, हम तमाम सियासी जमातों का माजी देखें तो कल के दोस्त 1 मिनट में दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। मुझे अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, गालबन 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा शहीद हुई, तो मेरी उनसे चंद दिन पहले बड़ी 1 घंटा मुलाकात हुई, तो उसमें उनके ख्यालात कुछ और थे, लेकिन अचानक चेंज हो गए। देखिए, ये पार्लियामेंट्री पार्टी कोई नहीं होती, पीपल्स पार्टी में वही होगा जो आसफ अली जरदारी साहब कहेंगे। मुझे यकीन है कि सईद गनी साहब मुझे मार्जिन दे देंगे माजरत का, क्योंकि मैंने तो गैब का इल्म नहीं, इन्फॉर्मेशन और हालात के मुताबिक राय दे रहा हूं। नवाज शरीफ जो चाहेंगे वही होगा, पार्लियामेंट्री पार्टी कुछ नहीं। इमरान खान साहब जो चाहेंगे वो होगा, जितना मैंने देखा। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो। तो गुजारिश है कि अगर 2 असम्बलियां तहलील हो जाती हैं आईनी और कानूनी तौर पर, और जाके कौमी असम्बली के लोग, मेरी इतला है पीटीआई ने हाथ से सब के दस्तखत शुदा सिग्नेचर इस्तीफे कौमी असम्बली के इकट्ठे करने शुरू कर दिए, करने नहीं है, करने शुरू कर दिए हैं। अगर 70% होते हैं कर दिए, तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लेकिन स्पीकर उनको बुलाने के लिए पाकिस्तान में होता? नहीं, देखिए, स्पीकर अगर बात जिद रहते हैं, उनकी मर्जी, इस्तीफे देना तो हर पार्टी का हक है। खुद पीपल्स पार्टी के नून लीग के 2 लोगों ने दिए थे, लेकिन वो स्पीकर के साथ नरफ हो गए। अगर स्पीकर के सामने जाके हैंड राइटिंग से दे देते हैं, फिर आईनी और कानूनी तौर पर रुकावट तो कोई बादियू नजर में नहीं। सईद गनी साहब की बात यह ठीक है कि भेजना वजीर आला पंजाब ने है, पर डू यू थिंक आसफ अली जरदारी साहब कोई फैसला करें?
और मुराद अली शाह साहब उसे रद्द करें, चलो वो तो एक ही जमात के हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी आज नून लीग से अलग हो जाए तो नून लीग की हुकूमत तो 2 घंटे नहीं रह सकती। तो लिहाजा इत्तेहादी जमातें अगर पीटीआई के पास इतने वादे अक्सरियत 160 MMP हैं तो परवेज अली उन्हें इनकार करने से पहले सोचेंगे कि अगला सियासी फ्यूचर क्या होगा, क्या नून लीग उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी, क्या अगले इलेक्शन में यानी इस वक्त परवेज इलाही साहब को उनकी जमात को भी यही सूट करता है कि वो खान साहब का हर फैसले में साथ दें? नहीं, मैं कह रहा हूं सूट यही करता है, लेकिन पाकिस्तान में पंजाबी च कहते ने जिदा डंडा ओदा कुछ भी हो सकता है। बदकिस्मती है, फैसले कहीं और होते हैं। इस हकीकत को मान लें, आप ये मान लें कि पाकिस्तान की सियासत को इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और ये सईद गनी साहब से रहनुमाई दिलाएं कि क्या आइंदा जब इलेक्शन होते हैं सादिया, मैं सिर्फ आपकी अभी देखे ना अख्तर महंगल साहब के कल क्या रिमार्क्स थे, कल रात मेरी उनसे बात हुई, कहते हैं मैंने तो हम तो नहीं माने, ये तो इन्होंने गलत बात की है, चीट की है बकौल उनके, हालांकि उनको 2 उदरा मिले थे, उन्होंने कहा हमारे खदशाता है रिकॉर्डिंग पे। अब सईद गनी साहब रहनुमाई फरमाए, अगर इलेक्शन जब भी होते हैं, चलो ये मेरा तो आपका काम इलेक्शन कराना नहीं है, क्या पीपल्स पार्टी 13 जमातें मिलकर लड़ेगी? क्या पंजाब में जो 40 या 30% कोटा मांगा नून लीग राजी हो गई है? मैं सईद गनी साहब एक रहनुमा है, मेरी भी रहनुमाई कर दें। पूछ लेते हैं, फरमाइए रहनुमाई हमारी सईद गनी साहब। देखिए पहली बात तो ये है, जब तक कि जो मेरी मालूमात है, सारे 100% तो मैं ये हतमी नहीं कह सकता कि क्या होगा कल को इलेक्शंस में, लेकिन पीपल्स पार्टी अलहदा इलेक्शन लड़ेगी और कहीं ना कहीं हो सकता है सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन अभी तक जो हुकूमती जमातें हैं उनका आपस में कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं बना है और ना ही कोई फिलहाल उसका इम्कान मुझे नज़र आ रहा है। आप कराची में देखें बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम जमातें अलग अलग लड़ रही हैं, नून लीग अलग है, MQM अलग है, हम अलग हैं, JUIF अलग है, कहीं कहीं छोटी मोटी लेवल पे एडजस्टमेंट है, लेकिन इलेक्शन अपने सामने लड़ रहे हैं। एक चीज़ अभी आपने कही ना साथिया, जो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। इमरान खान की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन इस बात को भी यहाँ ब्लॉक कर दें, लॉक कर दें, इसलिए कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा ही इमरान खान ने खुद किया है और वो पैदा रखेगा उस वक्त तक जब तक उसको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं बिठा देंगे, जब तक उसके नाज नखरे जो पहले जिस तरह उठाए जाते थे उस तरह नहीं उठाए जाएंगे, तब तक वो नहीं मानेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को आइनी तौर पर आइन के ऐन मुताबिक जो है वो निकाला गया है और उसके साथ जो इत्तेहादी थे वो इत्तेहादी छोड़कर चले गए, हमारे साथ आ गए, वो चला गया वज़ीर आज़म। होना तो ये चाहिए कि उनको उस फैसले को मान लेना चाहिए और ठीक है इलेक्शन का मुतालबा करें, इलेक्शन की कोशिश करें, वो करते रहें, लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे तो पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें उनसे ये कह रही थी कि आप असम्बलियां तोड़ें, इलेक्शंस कराइए, इसलिए कि इलेक्शन होंगे तो ये क्राइसिस खत्म होंगे, लेकिन वो नहीं मान रहे तो कह रहे थे मैं 2023 में इलेक्शन कराऊंगा, फिर 23 में जीतूंगा, फिर 28 तक बैठा रहूंगा, ये सब करते रहे, लेकिन जब हट गए तो कहने लगे इलेक्शन कराएं। जो बात शाह फरमान साहब ने कही ना कि जी असम्बलियां टूटेंगी, इलेक्शन होंगी, बिल्कुल इनका इख्तियार है, लेकिन उन असम्बलियों को तोड़ने का इख्तियार है जो इनके पास है। ये सिंध की असेंबली नहीं तोड़ सकते, ये पंजाब की, ये बलूचिस्तान की असेंबली नहीं तोड़ सकते, ये कौमी असेंबली नहीं तोड़ सकते। आपको शौक है, आपने बिल्कुल ठीक है, ये पॉलिटिकल एक राइट होता है किसी भी जमात का, आप पंजाब की असेंबली तोड़वाइए, इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन होगा, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। KPK की असेंबली आपके पास है, आप तोड़वाइए, इलेक्शन हो जाएगा, देखा जाएगा। आइन में कहीं नहीं लिखा कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में सारी असेंबलियों और कौमी असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए। आप 2 असेंबलियां तोड़ेंगे, वो 5 साल के लिए मुंतखब कराएंगी, 5 साल के लिए आप उन असेंबलियों को चलाएंगे, लेकिन आप दूसरी बिल्कुल सही, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन साथ साथ जो PDM की हुकूमत की तरफ से बार बार ये दलील भी दी जाती है कि मईशत की हालत बहुत बुरी है, तो फिर ये चीजें कि आधे पाकिस्तान में एक टाइम पे हो रहा है, उसके बाद फिर दोबारा हो रहा है, मरहला वार ये जो चीजें हो रही हैं, ये सूट करती हैं फिर पाकिस्तान की मईशत को सामने रखते हुए? देखें इस वक्त जो सूरत-ए-हाल मईशत की है उसका जो ज्यादा जिम्मा है वो इमरान खान पे इसलिए आता है कि एक तो जब ये हुकूमत में थे इन्होंने खुद ना IMF के साथ एक मुआहिदा किया, बड़ी सख्त शराइत पे किया, और हम समझते हैं कि शायद उस हालात की जरूरत थी। इन्होंने 3-4 सालों में जो मईशत का जनाजा निकाला था उसके बाद रास्ता कोई नहीं था, IMF के पास गए, इन्होंने मुआहिदा किया, लेकिन जब इनकी हुकूमत जारी थी तो उस मुआहिदे को उन्होंने खराब किया। और मैंने नहीं कहा, इनके अपने लोगों ने कहा, शेख रशीद ने कहा
कि इमरान खान जाते जाते नई हुकूमत के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। बारूदी सुरंगें हुकूमत के रास्ते में थोड़ी बिछाई थी, उसने मईशत के रास्ते में बिछाई थी, हुकूमत के रास्ते में बिछाई थी। फिर IMF के साथ जब सख्त शराइत पे ये मुआहिदा मौजूदा हुकूमत कर रही थी तो शौकत तरीन साहब की वो ऑडियो आपके सामने, जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया बल्कि उन्होंने माना है कि हाँ उनकी आवाज़ है, और उन्होंने 2 वज़राए ख़जाना को ये कहा कि IMF को आप कहो कि हम कमिटमेंट्स पूरी नहीं करेंगे। तो एक जमात का सरबराह जब ये खुद चाह रहा हो कि इस मुल्क की मईशत किसी डगर पे ना लगे और वो अदम इस्तेहकाम पैदा करता रहे, मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ लोगों को निशाना बनाकर तनकीद का और बैनुल-अक़वामी दुनिया को ये मैसेज देता है कि आप इमरान खान साहब की इस बात से तो कैसे कर सकते हैं कि इमरान खान जो है वो किसी भी सूरत में तक ठीक है। ओके, आप कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा तब तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। खान साहब की इस स्टेटमेंट से आप मुत्तफिक हैं, लेकिन खान साहब आने नहीं देंगे। इस्तेहकाम है, इसका जिम्मेदार आप इमरान खान साहब को ही ठहराते हैं। सारी दुनिया बिल्कुल ठीक है। शाह फरमान साहब ये फरमाइएगा कि चलें अभी असम्बलियां तहलील हो जाती हैं और इलेक्शंस में आप लोग चले भी जाते हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले केयर टेकर सेटअप आएगा। मुझे बताइए कि नेशनल असम्बली में आप लोग हैं नहीं, वहाँ अब ये जो इस्तीफे वाला मामला ये आपके सामने चल रहा है, क्या ही ये बेहतर ना होता कि आप लोग नेशनल असम्बली में आते वापस, क्योंकि केयर टेकर सेटअप पे भी जो अपोजिशन है, हुकूमत है, उनका मिलकर इत्तफाक होता, वहाँ पे वो राजा रियाज साहब बैठे हैं, आप लोगों की अदम मौजूदगी में तो उनसे हो जाएगी मुशावरत, तय हो जाएगा कि कौन केयर टेकर सेटअप कैसा होगा, तो उस पर भी तो बाद में आप लोगों को एतराज़ात हो सकते हैं। फिर हुकूमत कहेगी कि देखें अब ये हो गया तो इनको इस पे एतराज़ हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ऑलरेडी आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म आ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये स्पेकुलेशंस या किसी पार्टी के ऊपर कमेंट करना कि ये हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि बंदा अपनी पार्टी के बारे में कह सकता है। मैं पीपल पार्टी के बारे में ये नहीं कह सकता कि इनका क्या फैसला होगा, क्या करेंगे। ये मुझे ज़रूर पता है कि 70 से लेकर अभी तक तकरीबन आप समझे कि 51 ईयर्स इन्होंने हुकूमत की है। PDM ने मुख्तलिफ, कभी कोalition, कभी किसी एक पार्टी के, लेकिन आज जो PDM में बैठे हुए इनकी तकरीबन 50 साल इन्होंने हुकूमत की है। ये 3.5 साल PTI की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत का हिसाब लेते हैं, लेकिन ये 47-48 ईयर्स का हिसाब देने को तैयार नहीं है कि क्या हम 70s में ऐसे थे, क्या अगर बाद में हम 80s में ऐसे थे, क्या 90s में जो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया क्या हम ऐसे थे। ये सारी चीज़ें, ये जो इस मुल्क के साथ हुआ, ये हिसाब मांगते हैं, हिसाब देते नहीं हैं। इन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन मांगा, कोविड के बावजूद 5.7 और 6% GDP ग्रोथ थी, इसीलिए हमने सोचा कि हम तरक्की दे रहे हैं मुल्क को, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, एग्रीकल्चर तरक्की कर रही है, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का ट्रस्ट है हमारे ऊपर, रेमिटेंसेस वो भेज रहे हैं। बावजूद इसके कोविड ने सारी इंटरनेशनली एक रिसेशन थी, इसीलिए आज अगर ये 5.5 ये 5% ग्रोथ भी दिखा दें तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ वेट कर जाएगी कि चलो ये अपना टेन्योर पूरा कर दे। हमें तो आज मैं आपको बताऊं कि मार्च में, अप्रैल में जो हुआ रिजीम चेंज, उस वक्त PTI की पोजीशन क्या थी और आज क्या है। हमें तो हर महीने फायदा हो रहा है, लेकिन जिनके बाहर प्रॉपर्टीज हैं, जिनके बच्चों की तालीम बाहर, कारोबार बाहर, घर बाहर, इलाज बाहर, पासपोर्ट बाहर का, उनको तो फिक्र नहीं है। हमें तो उन पाकिस्तानियों की फिक्र है और अपनी भी ये फिक्र है कि हमारा जीना मरना इधर है। मैं आज आपको सादिया एक बात बता दूं, खान साहब का पॉलिसी थी हुक्म, मैं सैयद गनी साहब बैठे हुए रीजनेबली बात करते हैं। मैं 5 साल मिनिस्टर रहा, कोई 4.25 साल में गवर्नर रहा। आप यकीन करें कि मैं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी दौरे पर बाहर नहीं गया। ये आप मुझे कोई बता नहीं सकती। इंसान अपने आप को जवाबदेह होता है। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क को यहां तक लाने में किसका हाथ है और यहां से अब ये कैसे उठेगा। अच्छा,
बात यह है कि आपने कहा कि इनके इलेक्शंस चलें, सही है, अब इनका वर्कर और आपने अभी जो बात की वो मईशत की तो ऑब्वियसली तबाही हो रही है हर दिन गुजरने के साथ। रेमिटेंसेस का आपने जिक्र किया, अभी हम देख रहे थे कि नवंबर में 14% डिक्लाइन आया है उसके अंदर। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस साल के जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं अभी तक 92,000 एजुकेटेड पाकिस्तानीज मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। ये एक मिनट सादिया, वो कहते हैं सादिया एक मिनट, ब्रेन ड्रेन बढ़ता जा रहा है। सादिया एक जी मुकम्मल कीजिए, फरमाइए। मैं ये भट्टी साहब के सामने भी ये बात रखूंगा कि नॉर्मली तो 2,20,000 के करीब लोग जाते थे एनुअली, इस दफा तो तकरीबन 7 लाख के करीब गए हैं। लेकिन ये जो एजुकेटेड लोग जाने लगे हैं, असल इशू ये है, ये एजुकेटेड लोग जाने लगे हैं कि क्या मुल्क के जो एजुकेटेड और तालीम याफ्ता तबका क्या वो डिस्करेज हो गए, क्या वो मायूस हो गए हैं, कि क्या उनको पता चल गया कि इस मुल्क में नहीं रहा जा सकता, ये किसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। मैं एक बात करना चाहूंगा है उसी तरीके, ऑब्वियसली वो जो सर्वेस भी हुए हैं, भट्टी साहब ने भी आई एम श्योर देखे होंगे भट्टी साहब आपने, कि उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज या बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए, वो मुल्क में हमें नहीं मिल रहा और इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम मुल्क से बाहर जाएं। वो सर्वे और फ्यूचर को लेकिन मैं एक बात वन लाइन कहना चाहता हूँ सादिया, वन लाइन। एक बंदा जिसके ऊपर लोग अरबों का ट्रस्ट करते हैं, जिनका अरबों का ट्रस्ट करते हैं, अच्छा, जिसका एक शर्ट करोड़ों में बिक जाता है, जिसके ऊपर पार्टी के करोड़ों का फंड आता है, जिसके ऊपर चैरिटीज के फंड आते हैं, वो एक कानूनी तौर पर हासिल करदा गड़ी को बेचता है अपनी जरूरत के लिए। इतराज कौन करता है? चाहे उसे रोड बनाओ, इतराज कौन करता है? इतराज वो लोग करते हैं जिन्होंने गैर कानूनी पैसे से वो गड़ियां पहनी है। अब जिन्होंने जो कीमती गड़ियां पहनी है और वो ये जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये 4 लाख का जूता, 15 लाख का पर्स या हेरल्ड में शॉपिंग, ये कौन से पैसे से आए हैं? जिनको ऊपर इतराज होना चाहिए कि आपने ये पैसे किधर से लाए, आप ये आपने जो चीज पहनी है ये किधर से, ठीक है। मैं अब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सईद गनी साहब भी बहुत महजूज हुए, बड़ा एंजॉय किया उन्होंने, मुस्कुराहट है दोनों के चेहरों पर। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा इसी पे बात करेंगे कि खान साहब तो कहते हैं भाई मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी, और तोशा खाना केस के अंदर अब जो ट्रायल कोर्ट है उसने भी 9 जनवरी को बुला लिया है खान साहब को। खान साहब का खदशा कि उनको नाअहल कर दिया जाएगा किस हद तक दुरुस्त है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की सियासत पे उसके क्या असरात होंगे? बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आरिफ हमीद भट्टी साहब, शाह फरमान साहब जो बात कर रहे थे जरा उस पर बताइएगा। वो कह रहे हैं कि जी एक ही शख्स है जिस पे आवाम ट्रस्ट करती है, चैरिटी भी उसी के नाम की जो है वो पाकिस्तान में किसी भी इशू हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो मिलती है। अरबों रुपए जो हैं वो उस इंसान की एक कॉल पे आवाम देने को तैयार हो जाती है, मुल्क से बाहर पाकिस्तानी जो है तैयार हो जाते हैं, और उसको आप एक घड़ी के इशू में जो है वो इस वक्त नाअहल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आज ट्रायल कोर्ट की तरफ से इसको काबिल समाअत करार दिया गया है केस को, आपको लगता है कि खान साहब का खदशा दुरुस्त है? देखिए सादिया, बड़ी बदकिस्मती है हम जिस वक्त इस वक्त बात कर रहे हैं ना सियासत पे, मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। इस वक्त मुल्क को बचाना मुश्किल है, जितना 1947 में पाकिस्तान बनाना जरूरी नहीं था जितना पाकिस्तान बचाना जरूरी है। ग्रोथ से रेट 0 हो चुका है। हाँ, मौजूदा हुक्मरान आईनी तरीके से आए, वो कि उसमें इम्पोर्टेड का किसका हाल था किसका नहीं, बाजवा साहब ने क्या रोल अदा किया, ये तो जबान ज़दे आम है किससे। हाँ, अगर बेहतर होता कि वो पेट्रोल जो 150 रुपये था 100 रुपये आ जाता, वो डॉलर जो 178 था वो 255 की बजाय 200 पे आ जाता, रोजमर्रा की अशिया बेहतर हो जाती तो लोगों को सुकून होता। इस हालात की वजह से इन्होंने खुद बिलावल भुट्टो साहब ने महंगाई मार्च किया जिसे सबने कवर किया, जो उनका हक था। लेकिन बदकिस्मती है जब से ये आए हैं, मासवाए चंद केसों के खत्म होने के, आवाम पर महंगाई का बहुत ज्यादा बोझ बढ़ चुका है। हम ये बात क्यों नहीं मानते कि आपकी एलसी मेडिसिन की नहीं खुल रही, आपके एयरपोर्ट पे कंटेनर हजारों खड़े हैं, आपका दोस्त ममालिक आपको एक पैसा नहीं देना चाह रहा,
सियासत जरूर करें, लेकिन ये मुल्क है तो हम सब है ना। हाँ, तोशाखाना का इमरान खान को जवाब देना चाहिए, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के ग्राफ के बहुत ऊपर जा चुकी हैं और हुक्मरानों ने एक ही फैसला किया है, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं देने। लेकिन अगर 70% इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, कौमी और सूबाई असम्बली एक दिन होते हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर बंद है 70-90 दिन में इलेक्शन कराने का? तो क्या डबल खर्चा कर लेगा? ये इलेक्शन कमीशन के वाला सब के पैसे तो नहीं है, कौम के पैसे हैं, पाकिस्तान की अवाम के पैसे हैं। हाँ, इसमें मेरा ख्याल है सारी जमातों को बैठना चाहिए। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल बेहतर नहीं है। ये पाकिस्तान माशियत की तबाही का किसी एक को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराता। 3.5 साल कहें या 8 कहें, आप पहली दफा कब गए थे IMF के पास? एक तसलसल चलता आ रहा है पाकिस्तान में, कर्जे दर कर्जे दर कर्जे। तो इन्हीं हालात में आपको मुल्क बचाना है सादिया। ये पाकिस्तान देखें, ये रोजाना 5 रुपए किलो बढ़ता है, तो आपकी एक फेवरेट लीडर है, मेरी भी लीडर है, काबिल एहतराम है, एक सियासी जमात की, चंद दिन पहले हार्वर्ड से उन्होंने 70 लाख का बैग खरीदा है। अब उनके लिए तो मुल्क की इकॉनमी ठीक है, उनके लिए तो मुल्क की प्रॉब्लम कोई नहीं है। माशाल्लाह इतना बड़ा लॉन्ग कोट है, और लॉन्ग कोट 22 लाख का बैग ले लिया। मुझे नहीं पता ना मैं लंदन गया, ना मेरा अब्बा उधर, ना मेरे अब्बे के कारोबार उधर, ना मेरे अब्बे के प्लाजे उधर, ना मेरे बच्चों का खबर पे पता नहीं, लेकिन ये जरूर 70 लाख का बैग आ गया। नहीं सर, मैं अगर वो इनकार करेंगी तो मैं उनकी उस वक्त की फुटेज दे दूंगा, मैं सारे दूंगा। मैं एक तो एक साफी हूं ना, मेरा काम है खबर की तलाश, जैसे सईद गनी और फरमान साहब का काम है पीपल्स पार्टी और उनको फरफेंड करना। ये महंगाई मेरी आपकी इशू है ना। ये बता दें, नौकरी से निकलवा देंगे, पंजाबी की मिसाल है, सारी आपको समझ नहीं आएगी। टक गया या नून लीग की नहीं सईद जमात की खातून नहीं मैं नहीं सईद गनी साहब की जमात की नहीं है, मुझे इस तरह ना काबू करें। मैंने एक ही सीखा है, खबर लेनी खबर देनी है, खुद खबर नहीं बनना। इनके प्रोपोगंडे सेल बड़े खौफनाक है, हमें क्या नौकरी से निकाल गया तेन चोर लै चले। उन्हें क्या चौधरिया को भी पट्ठे खाने से, चोरा को भी पट्ठे खाने ने। इन्होंने लूट मार कुछ लोगों के लिए लीगल है, बस सुनता जा शर्माता जा। ये नवाबजादा नसरुल्लाह हाँ फरमाते थे हमें अक्सर। सईद गनी सब दिल पे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कल को परसों जब भी इत्तेहाद अलग हुआ ये बातें करनी है। वो तो उन्होंने आपको जवाब पहले ही दे दिया ना, आपने जो सवाल किया था उन्होंने बता दिया कि नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग इलेक्शन लड़ेगी, इत्तेहाद का तो अभी तक कोई दूर दूर तक आसार है नहीं। सईद गनी साहब ये फरमाइएगा, भट्टी साहब ने तो ऑब्वियसली बता दिया कि वो उनकी फेवरेट लीडर के पता नहीं कौन से कितने लाख का बैग का उन्होंने जिक्र किया लंदन में, लेकिन इकोनॉमी जो है वो तो जाहिर है दिन ब दिन बुरे हालात होते जा रहे हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनसे आप बात करते हैं तो वो कहते हैं टेक्निकल डिफॉल्ट हम कर चुके हैं, बस डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आपकी हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती है जिसमें ऑब्वियसली PMLN जो है वो सर फहरिस्त है, उनकी वजीर इत्तलात हों या कोई हो, वो कहते हैं कि ये डिफॉल्ट का सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा रहे हैं, ये खान साहब एक बयानिया बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आवाम की हालत है सईद गनी साहब, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, पहले तो मुझे ज़रा देखें, हमने तो इस पूरी शो में उस तोशाखाने की बात ही नहीं की जो हर आदमी करता है। ये बड़ी मेहरबानी शाह फरमान साहब की कि उसने जिक्र कर दिया कि उनकी अपनी घड़ी थी, कानूनी तौर पर ली थी, बेच दी, तो क्यों उससे सवाल किया जा रहा है। मैं सिर्फ थोड़ी सी गुजारिश कर दूँ, उस घड़ी की कीमत जो भी थी वो तो अब आ गई सामने, लेकिन तोशाखाने में खुद इन्होंने जो कीमत लगवाई थी वो 10 करोड़ रुपये थी। जो उन्होंने इसकी वैल्यूएशन की थी वो 10 करोड़ थी, और उसके बाद जो इन्होंने ली वो इन्होंने 2 करोड़ रुपये में ली। उसके बाद इन्होंने जो जाली रसीद जमा कराई वो 5 करोड़ रुपये की जमा कराई। जिसकी रसीद जमा कराई वो साहब भी कहते हैं जी मैंने तो रसीद नहीं दी, उसकी तो दुकान की कारोबार की वर्थ ही नहीं थी कि वो 5 करोड़ रुपए की कोई घड़ी खरीद सके। बहरहाल वो रसीद भी जाली है और वो आप सबने देखी है। जिसने घड़ी खरीदी वो कहता है मैंने $2 मिलियन में खरीदी, और घड़ी भी और पूरा सेट है, पूरा वो कपलिंग्स भी हैं, पेन भी है, सारी चीज़ उसके साथ हैं। वो कहता है मैंने $2 मिलियन की खरीदी। सादिया $2 मिलियन उस वक्त के हिसाब से भी लगा लें तो ये तकरीबन 38 या 40 करोड़ रुपये बनते हैं, अगर 200 या 200 से कम पे भी डॉलर को रखें। अब ये जो सवाल किया ना घड़ी हमारी थी बेच दी, तो भाई फिर इतनी चक्करबाजी करने की क्या जरूरत थी। आप कहते हैं हाँ मैंने $2 मिलियन की बेच दी है घड़ी, कीमत भले उसकी $7 मिलियन हो, मैंने तो बेच दी है।
लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान जो पूरी कौम को सारा दिन मज़हब बताते हैं, दर्स देते हैं, अंबिया कराम के हवाले देते हैं, खुलफाए राशिदीन की मिसालें देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते हैं, वो खुद जब इस किस्म की एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि चीटिंग वाला काम करेंगे कि जाली बिल जमा कराएंगे, जितनी वैल्यूएशन खुद कराई उससे आधे पैसे के बिल जमा कराएंगे। और प्रॉब्लम सारा ये हुआ इस तरह है कि जब इन्होंने एक घड़ी उठाई, इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए, वो बेचने के बाद वो पैसे, सारा काम खराब यहीं से हुआ है। तो इसके अंदर पूरा ये गड़बड़ घोटाला है मेरे भाई शाहरुख साहब, ये इतना सीधा केस नहीं है। और ये सिर्फ एक सेट की बात नहीं है, अभी तो और कहानियां सामने आ रही हैं। कोई 4-5 अरब रुपए का हाथ मार दिया तोशा खाने के ऊपर। जो केसेस आपने बनाए हुए ना तोशा खाने के, आसिफ जरदारी पर, नवाज शरीफ पर, यूसुफ गिलानी पर, वो सारे मिला ले तो 3-4 अरब के नहीं होते हैं, जो पता नहीं कितने सालों से केसों को भुगत रहे हैं। जी अभी तो ये और सारी और किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं ना, ये छोटी कहानी नहीं जवाब दूं मेरे भाई। आप जब पारसाई का दावा करते हैं तो आपको मैं बड़ा शार्ट जवाब दूंगा। घड़ी नहीं 4-5 अरब, मैं बड़ा शार्ट जवाब दूंगा। देखो मैं बड़ा शार्ट जवाब दूंगा। फरमाइए। सईद गनी साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। तोशा खाना के केसेस हों, 2 किस्म के गिफ्ट्स होते हैं, एक आप ले सकते हैं, एक आप नहीं ले सकते। बड़ी क्लियर बात है, सारे लोगों के केसेस निकाले जाएं, किसने कौन सा तोहफा लिया है, और कोर्ट में इकट्ठे चलाए जाएं। बिल्कुल सही है। ये नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को टारगेट करें। दूसरी बात, एथिकल और मॉरल बात तो छोड़ो, पॉलिटिकल बात तो छोड़ो। अदालत ने, प्लीज सईद गनी साहब आप मेरी बात सुने। अदालत ने कहा है कि पार्टी फंडिंग नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं कि आसिफ जरदारी साहब पर केसेस चल रहे हैं। नहीं आप मुझे, मैं आपको सुनता रहा हूं, मेरी बात सुने। बस वो कह रहे हैं जरदारी साहब के केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। नहीं, आपने जो BMWs लिए हुए हैं, मैं कहता हूं कि पार्टी फंडिंग और तोशाखाना तीनों पार्टियों के और सारे हुक्मरानों के इकट्ठे चलाए जाएं, ताकि लोगों को पता चल जाए, इंसाफ होता हुआ नजर आए। देखिए, आपसे सईद गनी साहब बंदा, मैं PDM के लीडरशिप, मौलाना साहब, आप लोग तो यहां तक कहते हैं कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, वो तो फायर ही नहीं हुआ। तो जो लोग यहां तक बात करें कि जी खान साहब को तो गोली ही नहीं लगी थी, उनसे बंदा क्या बहस करे। इंसाफ का तकाजा है तो शाखाना हो, सबके केसेस आ जाएं, पार्टी फंडिंग हो, सबके केसेस आ जाए। ठीक है, चलिए। अनफॉर्चुनेटली शाह फरमान साहब, टाइम में बस खत्म हो गया। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब, सईद गनी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।